हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर किरण श्रीवास्तव। आज हम देखेंगे ट्रेड साइकिल, जिसे हिंदी में व्यापार चक्र कहते हैं। व्हाट इज ट्रेड साइकिल या व्यापार चक्र क्या है? व्यापार चक्र को समझने से पहले हम यह देखते हैं कि इसे और भी कई नामों से जाना जाता है। प्राय इसे ट्रेड साइकिल कहा जाता है। कुछ अमेरिकी अर्थशास्त्रियों ने इसे बिजनेस साइकिल भी कहा। ठीक इसी तरीके से प्रोफेसर ली ने दोनों शब्दों को भ्रामक कहा और इसे इकोनॉमी साइकिल के नाम से बताया। व्यापार चक्र क्या है, इसे समझने के लिए हम देखते हैं कि आर्थिक क्रियाओं के उतार चढ़ाव को हम व्यापार चक्र से समझने का प्रयास करते हैं और यह उतार चढ़ाव एक नियमित क्रम में उत्पन्न होते हैं तथा एक क्रम समाप्त होते ही दूसरा क्रम स्वतः उत्पन्न हो जाता है। गुणक व त्वरक की पारस्परिक क्रिया के द्वारा व्यापार चक्र पैदा होता है। इसे हम व्यापार चक्र के नाम से जानते। व्यापार चक्र का अभिप्राय। व्यापार चक्र से अभिप्राय आर्थिक क्रियाओं के उतार चढ़ाव से, और यह उतार चढ़ाव एक नियमित क्रम में उत्पन्न होते हैं तथा एक क्रम समाप्त होते ही दूसरा क्रम स्वतः उत्पन्न हो जाता है। गुणक व त्वरक की पारस्परिक क्रिया के द्वारा व्यापार चक्र पैदा होता है। अब हम बात करते हैं कि इस व्यापार चक्र को और भी कई नामों से जाना जाता है। प्राय इसे ट्रेड साइकिल कहते हैं। कुछ अमेरिकी अर्थशास्त्रियों ने इसे बिजनेस साइकिल कहा। प्रोफेसर ली ने दोनों शब्दों को भ्रामक कहा और इसे इकोनॉमी साइकिल के नाम से बताया। व्यापार चक्र को और विस्तृत रूप में समझने के लिए हम देखते हैं कि व्यापार चक्र किसी देश की समस्त आर्थिक क्रियाओं के विस्तार एवं संकुचन का परिचायक होता है। द बिजनेस साइकिल इन शॉर्ट इज एन अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक इसी तरीके से प्रोफेसर W.C. मिचेल के अनुसार व्यापार चक्र से आशय संगठित समुदायों की आर्थिक क्रियाओं में होने वाले उच्चावचनों की श्रृंखला से होता है। प्रोफेसर J.M. किन्स ने व्यापार चक्र को परिभाषित किया। व्यापार चक्र उत्तम व्यापार अवधि जिसमें कीमतों में वृद्धि तथा बेरोजगारी के प्रतिशत में गिरावट होती है तथा खराब व्यापार अवधि जिसमें कीमतों में गिरावट तथा बेरोजगारी के प्रतिशत में वृद्धि होती है का जोड़ होता है। व्यापार चक्र के सिद्धांत। व्यापार चक्र के सिद्धांत के अंतर्गत हम यहाँ पर इसके कुछ मुख्य सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। कुछ अमौद्रिक सिद्धांत और मौद्रिक सिद्धांत। अमौद्रिक सिद्धांत से संबंधित अर्थशास्त्री स्टैनले, जेवेंसन, विक्सेल, पिगू आदि हैं, जबकि मौद्रिक सिद्धांत से संबंधित अर्थशास्त्री लुडविग, हेयक, हार्टे, हिग्स आदि आते हैं। इसी तरीके से व्यापार चक्र के सिद्धांतों में जलवायु सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, अधिक उत्पादन का सिद्धांत, अधिक बचत का सिद्धांत एवं नव प्रवर्तन सिद्धांत हैं। हेयक का अधिविनियोग सिद्धांत, किन्स का व्यापार चक्र सिद्धांत, हिग्स का व्यापार चक्र सिद्धांत। अमौद्रिक सिद्धांत के अंतर्गत ये सभी सिद्धांत आते हैं: जलवायु, मनोवैज्ञानिक, अधिक उत्पादन, अधिक बचत एवं नव प्रवर्तन। जबकि मौद्रिक सिद्धांत के अंतर्गत हेयक का अधिविनियोग सिद्धांत, किन्स का व्यापार चक्र, हिग्स का व्यापार चक्र सिद्धांत। अब हम बात करेंगे व्यापार चक्र की विशेषताओं पर। इसे हम दो भागों में बांटकर समझते हैं, कुछ प्रमुख विशेषताएं और कुछ सहायक विशेषताएं। प्रमुख विशेषताएं के अंतर्गत इसके दो भाग हैं, सामयिकता और समक्रमिकता। सामयिकता व्यापार चक्र की एक प्रमुख विशेषता यह है कि व्यापार का उतार चढ़ाव एक क्रम में चलता है, अर्थात विस्तार एवं संकुचन एक दूसरे के पश्चात नियमित रूप से मध्यांतर काल से आते रहते हैं। इसको सामयिक चक्र कहते हैं। ठीक इसी तरीके से समक्रमिकता व्यापार चक्र का रूप समक्रमिक होता है, अर्थात उस समय देश की सभी फर्मों पर
एक जैसा ही रंग चढ़ जाता है, अर्थात अच्छे या बुरे काल एक ही समय पर सब उद्योगों में होते हैं। स्पष्ट रूप में या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक देश में तेजी या मंदी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा अन्य देशों में पहुंचने की प्रवृत्ति होती है। सहायक विशेषताओं के अंतर्गत हम कुछ पॉइंट देखते हैं। कृषि के अतिरिक्त शेष उत्पादन तथा कीमतें एक ही दिशा में गतिमान होते हैं। उपभोग वस्तुओं तथा अन्य स्थायी वस्तुओं की अपेक्षा पूंजीगत वस्तुओं तथा टिकाऊ वस्तुओं पर किए गए कुल व्यय में उतार चढ़ाव अधिक होता है। कुल विक्रय की माल पर किया गया व्यय अधिक घटता बढ़ता है। कुल उत्पादन और कुल रोजगार में परिवर्तन में ही मुद्रा की मात्रा और उसकी प्रचलन गति में परिवर्तन होता है। कृषि पदार्थों की कीमतें लचीली होती हैं, किंतु निर्मित वस्तुओं की कीमतें दृढ़ होती हैं। लाभ से प्राप्त आय अन्य स्रोतों से प्राप्त आय की अपेक्षा अधिक घटती बढ़ती रहती है। अब हम बात करेंगे व्यापार चक्रों के वर्गीकरण की। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड साइकिल। प्रोफेसर J.A. स्टिक ने व्यापार चक्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित के अंतर्गत किया है। मुख्य एवं लघु चक्र, निर्माण कार्य चक्र एवं दीर्घ लहरें। अब हम बात करते हैं मुख्य एवं लघु चक्र। मुख्य एवं लघु चक्र वे संकट जो क्रमिक रूप से घटित होते हैं मुख्य चक्र कहलाते हैं। इस संकट का अर्थ व्यावसायिक क्रियाओं की तेजी मंदी से होता है जो समय समय पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आती रहती है। लघु चक्र औसतन 40 महीने के होते हैं। ठीक इसी तरीके से अब हम बात करते हैं निर्माण कार्य चक्र। निर्माण कार्य चक्र जो चक्र निर्माण कार्य उद्योग से संबंधित होते हैं उन्हें निर्माण कार्य चक्र कहते हैं। निर्माण कार्य चक्रों की अवधि लंबी होती है। विद्वानों का मानना है कि निर्माण कार्यों में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। इसकी समय अवधि 18 वर्ष होती है औसतन। ठीक इसी तरीके से दीर्घ लहरें इन लहरों का अध्ययन रूसी अर्थशास्त्री कोंद्रातीव ने किया था और बताया कि इसकी अवधि 50 से 60 वर्षों की होती है। उन्होंने 1780 से 1930 तक के आंकड़ों का विश्लेषण कर बताया कि उक्त समय अवधि में फ्रांस और ब्रिटेन में ये व्यापार चक्र आए थे। अब हम बात करते हैं व्यापार चक्रों को समय सीमा के आधार पर कई भागों में बांटा जाता है। अब हम बात करेंगे व्यापार चक्रों के समय सीमा के आधार पर इसे कई भागों में बांटा गया है, जैसे अल्पकालीन चक्र, दीर्घकालीन चक्र, कुजनेट्स चक्र, अति दीर्घकालीन चक्र, भवन संबंधी। फर्स्ट हम देखते हैं अल्पकालीन चक्र। इसे लघु या अल्प या किचन चक्र भी कहते हैं। जोसेफ किचन ने इसकी खोज की और अल्प और दीर्घ व्यापार चक्र के बीच अंतर भी स्थापित किया। दीर्घ व्यापार चक्र अल्प चक्र से 2 से 3 गुना बड़ा होता है। इसकी समय अवधि 30 से 40 महीने की होती है। दीर्घकालीन चक्र इसे बड़ा व्यापार चक्र भी कहते हैं। यह विभिन्न व्यापार करने की परिस्थितियों का उतार चढ़ाव है जो एक क्रम में चलती रहती है। इसे जुगलर चक्र भी कहते हैं। इसकी समय अवधि 9 से 10 वर्ष की होती है। कुजनेट्स चक्र, इन्होंने 16 से 22 वर्ष के दीर्घकालीन व्यापार चक्र का उल्लेख किया। इन्हीं के कारण 8 से 12 वर्ष के व्यापार चक्र का कम महत्व कर दिया गया, इसलिए इनके नाम से ही इसे कुजनेट्स चक्र के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं अति दीर्घकालीन चक्र। ये व्यापार की अति दीर्घ तरंगे होती हैं जो लगभग 45 से 50 वर्षों के करीब होती है, जो 5 से 6 जुगलर चक्र के बराबर होती हैं। इन्हें कोंद्रातीव चक्र भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं भवन संबंधी। इसके अंतर्गत भवन संबंधी चक्रों को रखा जाता है जो कि काफी हद तक नियमित होते हैं और इनकी समय अवधि 18 वर्ष मानी जाती है, जिसकी खोज वॉरेन और पियर्सन के द्वारा की गई। व्यापार चक्र की विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं पुनरुत्थान। जब मंदी के निम्नतम बिंदु के बाद अर्थव्यवस्था में तेजी आती है तब यह दशा
पुनः उत्थान कहलाती है। इसके प्रारंभ होने पर व्यावसायिक कार्यों में थोड़ा सुधार होने लगता है। साहसी आर्थिक स्थिति में सुधार देखकर उत्पादन बढ़ाता है। इससे रोजगार, लाभ, मजदूरी में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। कीमतें भी बढ़ने लगती हैं। बढ़ते लाभ के कारण उद्यमी पूंजीगत वस्तु उद्योग में निवेश बढ़ाते हैं। औद्योगिक वातावरण निराशावाद से हटकर आशावादी होने लगता है। सेकेंड, हम देखते हैं समृद्धि। समृद्धि को समझने के लिए इसे पूर्ण रोजगार से अधिक रोजगार की दशा भी कहते हैं। इस अवस्था में व्यवसाय में तेजी से विस्तार होता है, कीमतें तेजी से बढ़ती हैं, लाभ की दरें ऊंची हो जाती हैं, शेयरों की कीमतें ऊंची हो जाती हैं। व्यवसायी एवं उद्योगपति अत्यधिक आशावादी हो जाते हैं। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से भारी निवेश होता है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं और लाभ चरम बिंदु पर होता है। तेजी की अवस्था उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाती है। ठीक इसी तरीके से हम थर्ड पॉइंट में देखते हैं सुस्ती, जिसे रिसेशन के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। रिसेशन मतलब प्रतिसार। उच्च बिंदु से नीचे की ओर जाने वाली प्रवृत्ति प्रतिसार को जन्म देती है। प्रतिसार का क्रम कुछ इस प्रकार प्रारंभ होता है। उत्पादन निरंतर बढ़ते तथा मूल्यों में वृद्धि होने से उत्पादकों की लागत तथा बाजार मूल्य में अंतर कम होने लगता है, क्योंकि ब्याज, लगान तथा मजदूरी की दरें कालांतर में बढ़ जाती हैं एवं उत्पादन लागत बढ़ जाती है, जिससे शुद्ध लाभ कम हो जाता है और उद्योगों में भी अंत में उत्पत्ति हास नियम लागू होने लगता है और पूंजी का विनियोग घटने लगता है। ऐसी स्थिति में बैंक भी ऋणों पर अंकुश लगा देती है। प्रतिसार अथवा सुस्ती का प्रभाव संचयी होता है। इस अर्थात एक बार आरंभ होकर ऐसे कारक उपस्थित होते हैं जिससे प्रतिसार का प्रभाव बढ़ता जाता है, जिसे डिप्रेशन कहते हैं। व्यापार चक्र की इस अवस्था में देश के व्यावसायिक कार्यों का स्तर सामान्य स्तर से भी नीचे होता है। इस अवस्था की विशेषता इस प्रकार है: देश में उत्पादन में अत्यधिक कमी, व्यापक बेरोजगारी, इससे मांग में कमी, कीमतों में गिरावट, लाभ में कमी, मजदूरी में कमी, साख में कमी, अधिकतम व्यावसायिक असफलता और सभी और निराशा का वातावरण होता है। इस मंदी में उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माता उद्योग जैसे कपड़ा, खाद्य पदार्थ आदि कम प्रभावित होते हैं, किंतु पूंजीगत उद्योग गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। इस दशा में कीमतें तेजी से गिरती हैं। इससे साहसियों को हानि होती है। इन हानियों से अनेक फर्में बंद हो जाती हैं। कृषि एवं कच्चे माल की कीमतें निर्मित माल की कीमतों की तुलना में अधिक तेजी से गिरती हैं। अतः उद्योगों के निर्माताओं की अपेक्षा कृषक इस मंदी से अधिक प्रभावित होते हैं। चक्र को नियंत्रित करने के उपाय के अंतर्गत हम इसके कुछ प्रमुख उपाय की बात करेंगे और कुछ अन्य उपाय की। प्रमुख उपाय के अंतर्गत दो मुख्य हैं, जिन्हें हम मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति के नाम से जानते हैं। मौद्रिक नीति संबंधी उपाय के अंतर्गत मुद्रा का निर्गमन, बैंक दर नीति, खुले बाजार की क्रिया, नगद कोषों में परिवर्तन एवं अन्य उपाय अपनाए जाते हैं। ठीक इसी तरीके से राजकोषीय नीति के अंतर्गत उचित कर नीति, उचित प्रशुल्क नीति, सार्वजनिक ऋण नीति, सरकारी व्यय में वृद्धि, बजट नीति में परिवर्तन एवं मूल्य नियंत्रण नीति अपनाई जाती है। अब हम बात करते हैं अन्य उपाय। अन्य उपाय के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय उपाय। अंतर्राष्ट्रीय उपाय में वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व एक संगठित आर्थिक इकाई बन चुका है। इसके परिणाम स्वरूप किसी एक देश की आर्थिक गतिविधियों का प्रभाव विश्व के अन्य देशों पर भी पड़ता है। अतः जिस देश में व्यापार चक्र के थोड़े भी लक्षण दिखाई देते हैं, उन्हें रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों को संगठित होकर
आर्थिक नियंत्रण, उचित मुद्रा एवं राजकोषीय नीति अपनानी चाहिए। आर्थिक नियोजन के अंतर्गत हम देखते हैं कि आर्थिक नियोजन अपनाकर भी व्यापार चक्रों के प्रभावों को रोका जा सकता है। आर्थिक नियोजन में देश की कुल मांग और उत्पादन के साधनों के बीच ऐसा सामंजस्य बनाया जाए कि व्यापार चक्र के कुप्रभाव उत्पन्न न हो सके। नेक्स्ट, प्राकृतिक विपत्तियों का मुकाबला। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, भूकंप, महामारी आदि प्राकृतिक विपत्तियां भी व्यापार चक्रों को जन्म देती हैं। इन विपत्तियों को रोकने के लिए देश के प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों का इस प्रकार समायोजन किया जाए कि उक्त विपत्तियां जन्म ही न ले पाएं। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट, मूल्य सहायता नीति। इस नीति में कृषि पदार्थों की कीमत एक सीमा से नीचे गिरने पर किसानों की हानि को रोक लेने के लिए सरकार उचित समर्थन मूल्य निर्धारित कर उनके उत्पादन को स्वयं क्रय कर ले ताकि गिरती कीमतों को रोका जा सके। अब हम बात करते हैं महायुद्धों को रोकने के उपाय। महायुद्धों को रोकने के उपाय में वर्तमान समय में युद्ध केवल 2 देशों की सीमाओं तक ही सीमित नहीं होते, वे शीघ्र ही अंतर्राष्ट्रीय महानाश का रूप धारण कर लेते हैं। इन पर अरबों, खरबों, करोड़ रुपए व्यय होते हैं। उत्पादन के उपभोक्ता जनित साधन युद्धों की सामग्रियों के उत्पादन में लगा दिए जाते हैं, जिससे युद्ध के दौरान एवं युद्ध के बाद उपभोक्ताओं की कमी आ जाती है। इन वस्तुओं के मूल्यों में अनिश्चितता का वातावरण निर्मित हो जाता है, जिससे भी व्यापार चक्र अपना विकराल रूप धारण कर लेता है। अतः व्यापार चक्रों को रोकने के लिए युद्ध को रोकना अति आवश्यक होता है। इस तरीके से हम व्यापार चक्रों को नियंत्रित कर सकते हैं